आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ये बिहार के विभिन्न एग्ज़ाम जैसे कि बिहार एसएससी, सीजीएल हो गया, इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, या फिर बिहार में जो एसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसी का ये संकलन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें है, पहला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो दूध की शुद्धता की जांच जो है वो आपको लेक्टोमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? लेक्टोमीटर से। या तो दूध की शुद्धता की जांच हम कर सकते हैं, या फिर इसका क्या घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व को भी हम लोग लेक्टोमीटर के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। क्या सब हो गया? एक तो दूध की शुद्धता की जांच हम लोग कर सकते हैं, और सेकंड हम लोग आपेक्षिक घनत्व को भी इसमें हम लोग जांच कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिएगा, दूध में फैट भी पाया जाता है, वसा पाया जाता है, और वसा को जांचने के लिए हम लोग ब्यूटायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्यूटायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, सारा का एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो है वो किसी भी लिक्विड का आपेक्षिक घनत्व को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैनोमीटर, मैनोमीटर जो है आपका, ये किसी भी फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड के अंदर क्या सब आ जाएगा? गैस आ जाएगा आपको, और लिक्विड आ जाएगा, गैस और लिक्विड। इसका जो है अगर प्रेशर नापना हो, ठीक है, तो इसमें हम लोग मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये फेदोमीटर, समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऊर्जा की बीमा क्या है? ऊर्जा की बीमा पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा कहते किसको है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। तो ऊर्जा जो है एक्चुअली में यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा ये 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एवं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये आपको होता है 12mv², और पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग नापते हैं mgh, ठीक है। तो ये आपको, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम लोग जोड़ देंगे तो किस में बदल जाएगा? आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? आपको डायमेंशन निकालने के लिए बोला गया है कि डायमेंशन आपको निकालना है। तो आप देख लीजिए कि जो कार्य का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन किसका होता है? ऊर्जा का डायमेंशन होता है। तो अगर हम लोग कार्य का अगर डायमेंशन निकाल लिए तो ऊर्जा का डायमेंशन हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि कार्य बराबर जो होता है, वर्क बराबर जो होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू, अब फोर्स बराबर जो होता है ये आपको हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये मास जो है, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटा टाइम होता है, इनटू, आगे बढ़ाते जाते हैं हम लोग। और ये देखिए आप, और अगर मान लीजिए कि हम लोग को वेलोसिटी का अगर देखना हो तो मास और वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वही डिस्टेंस बट डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इनटू एस। अब इसके देखिए हम लोग पूरी तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन बराबर अगर देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर आपको हो जाएगा, एक टी यहाँ पे हो जाएगा, एक टी यहाँ पे हो जाएगा, क्या कि ये तो इसी से आया है। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है L/T⁻², मास के लिए क्या हो जाता है? m ही हो जाता है, क्या कि mLT के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। और ये जो है आपको डिस्टेंस, इसके लिए L लिखते हैं। अब सबको हम जब एक साथ कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे m, ये L और ये L जुड़ जाएगा, mL² T⁻²।
ये आपका हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा है, आपको सी नंबर है, ml² T−2। ऐसे और सारा भी डायमेंशन आते जाएगा तो हम लोग और अच्छे से उसको देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान एवं वेग की त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है। तो ये जो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, ये जो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, ये आपको कितना है, 2%। तो इसमें इसमें हम लोग लिखते हैं डेल एम बटा एम बराबर 2%। उसी तरह से ये वेग आपको कितना दिया हुआ है, 3%, डेल भी बटा भी बराबर 3%। और निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो गतिज ऊर्जा जो होता है हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। जैसे लॉग हम लोग लेते हैं, सेम उसी कंसेप्ट को हम लोग त्रुटि का भी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, हाफ क्या है हमारा, ये हाफ जो है ये कांस्टेंट टर्म है, नियतांक है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। m के जगह पे हम लोग इसको उठा के m के जगह पर रखेंगे, अब भी को उठा के हम लोग इसके जगह पर रखेंगे। तो m के जगह पे क्या हो जाएगा, डेल m बटा m प्लस, हम बोले थे कि लॉग में जिस तरह से हम लोग लेते हैं उसी तरह से लेंगे। ये स्क्वायर जो है यहाँ पे सामने आ जाता है इनटू में, और भी के पास हम लोग क्या लिखेंगे, डेल भी बटा भी। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको डेल m बटा m कितना है, 2% प्लस 2, ये 2 आ गया आपका, और यहाँ से 3% उठ के यहाँ आएगा इंटू 3। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8%। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे। तो सब जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। आप तो जानते ही होंगे ये एकदम नॉन फार्मूला है, E बराबर mc²। ये क्या है, E है एनर्जी, m क्या है द्रव्यमान, और c है लाइट का वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन के द्वारा इन्होंने एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन स्थापित किया। बाद में यही इक्वेशन, यही सिद्धांत जो है न्यूक्लियर फ्यूजन में, सॉरी न्यूक्लियर फिशन में काम आया। उसके बाद इससे क्या हुआ, परमाणु बम तक बनाया गया बाद में। तो ये आप जान रहे हैं E बराबर है mc²। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, भौतिक शास्त्री थे, और E बराबर mc²। आप याद रखिएगा किसने इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, ग्राहम बेल घंटी टन आविष्कार टेलीफोन। ठीक है, और गैलीलियो के विषय में आप जान ही रहे होंगे, आएगा। जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। और गैलीलियो, एक चीज़ और याद रखिएगा कि उस समय जो स्पेशलाइज्ड दूरबीन था, मतलब उन्नत क्वालिटी का दूरबीन का आविष्कार भी गैलीलियो ही किया था। एडिसन, आपके बल्ब, घर में जो बल्ब चलता है उसकी खोज एडिसन ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार आपको किसने किया था, जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, खड़गवासला में स्थित है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एफपीएस पद्धति में क्या होता है, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं सीजीएस यूनिट या फिर एसआई यूनिट पढ़ते हैं, उसी तरह से एक यूनिट क्या था, एफपीएस यूनिट। एफ क्या था, फुट, पी से क्या हो गया, पाउंड, और एस से हो गया आपको सेकेंड। ठीक है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। आप जान रहे हैं पाउंड क्या कहते हैं, केक जो आप खरीदने के लिए जाते हैं तो किस में जाते हैं,
केक जो आप खरीदने के लिए जाते हैं तो वो पाउंड में मांगते हैं, 2 पाउंड का केक चाहिए, 3 पाउंड का केक चाहिए। और जो इसका वजन क्या होता है, अगर ग्राम में आप देखिए, आधा किलो से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। आधा किलो से थोड़ा सा कम, करीब करीब कितना हो जाएगा, 453.6 ग्राम के बराबर हो जाता है। मतलब देख लीजिए 500 ग्राम के जगह पे कितना हो गया, 453.6 ग्राम। और ये फुट जो होता है आपको 12 इंच के बराबर होता है, 12 इंच के बराबर था। फुट से ही क्या होता है, क्या कहते हैं, ये आपको लंबाई नापता है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है उसका भी 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। या ज़मीन भी जो हम लोग जो प्लॉट लेते हैं उसमें भी क्या कहा जाता है कि कितना फीट का रास्ता है, तो वही फीट हो गया। 20 फीट का रास्ता है जमीन, प्लॉट के सामने 15 फीट का रास्ता है, तो ये आपको एफपीएस पद्धति में देखा जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, दरमान। आपका क्वेश्चन क्या है, दरमान में कहाँ चल जाएंगे, केक के पास। केक किस चीज़ में खरीदते हैं, पाउंड में, तो ये आपका हो जाएगा पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है, इसका क्या हो जाता है, पायरोमीटर। क्या हो जाता है, पायरोमीटर। इसको पूर्ण विकिरण तापमापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण विकिरण तापमापी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विकिरण के द्वारा ताप को क्या करता है, मापता है। जैसे सन से, अगर सन का टेम्परेचर अगर मापना हो तो सन के पास तो जाया नहीं जा सकता है, तो उससे जो रेडिएशन आता है उसी को ये उसके एनर्जी को ट्रैप करके वो उसका टेम्परेचर क्या करता है, बता देता है। इसमें एक क्या कहते हैं आपको, स्टीफन्स लॉ होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 4। इसी सिद्धांत के आधार पर पैरामीटर से सन वगैरह का टेम्परेचर क्या किया जाता है, मापा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टीफन्स लॉ कौन सा है इसमें, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 4। ये क्या है आपको, एनर्जी, एनर्जी मतलब जो रेडिएशन से, सन से रेडिएशन से आ रहा है। ये क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर 4 गुना होता है, जितना विकिरण हमारे पास आया हम उसी के आधार पे क्या करेंगे, टी पावर 4 कर देंगे। तो ये आपका हो गया पायरोमीटर, आंसर हो गया। अत्यधिक तापक्रम को किससे नापेंगे, पैरोमीटर से नापा जाता है। लक्स किसकी इकाई है, लक्स किसकी इकाई है, प्रदीप्ति की इकाई है। अब प्रदीप्ति क्या होता है, जैसे कि कोई भी एरिया, जैसे आप मान लीजिए कि अपने कमरा में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो क्या आपको पढ़ने के लिए कितना लाइट चाहिए, है ना। अगर आप 0 वाट का बल्ब जला दीजिएगा या उससे भी मतलब कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा वाट का बल्ब, तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। आपको कम से कम एक स्टैंडर्ड का आपको लाइट वहाँ चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ें। तो क्या होगा, आपका आँख दर्द होने लगेगा। उसी तरह ऑफिस वगैरह में होता है तो वहाँ लाइट अच्छा चाहिए। लेकिन जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में आपको चलना है, या फिर आपका बाथरूम वगैरह हो गया, उसमें क्या है, बहुत कम लाइट का ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका प्रदीप्ति क्या होता है, कम होता है। तो इसी कहाँ पे कितना लाइट हो, ये हम लोग लक्स प्रदीप्ति को हम लोग लक्स में ही मापते हैं। तो आप समझ गए, लक्स, लक्स किसकी इकाई की है, प्रदीप्ति की। प्रदीप्ति का मतलब क्या हो गया कि कितना लाइट है उस एरिया में, इसी को कहते हैं लक्स। याद रखिएगा, लक्स, प्रदीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। नैनो छोटा चीज़ है इसलिए माइनस, और नैनो मतलब 9, 10⁻⁻9 मीटर। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आपको सेंटीमीटर मिलेगा, मिलीमीटर मिलेगा, तो हम कैसे आंसर निकालेंगे। हमारा यहाँ पे क्या है, हमको याद क्या है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। तो इसको हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर यहाँ 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻9 इंटू 100। और यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आपका घट जाएगा, 10⁻⁻7। यहाँ पे मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये देखिए आपका डी आंसर यहाँ मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन उसके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, कौन उसके आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बस सिंपल सा बात है, धन्वंतरी। गुप्त काल में थे। आयुर्वेद ज्ञान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, धन्वंतरी। किस समय थे, गुप्त काल में थे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मात्रा मात्रा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का आयाम क्या है? एकदम सिंपल सा बात है, हम लोग तीन फॉर्मूला जानते हैं। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी बराबर यू प्लस ए टी। काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एस बराबर एस, एस के जगह पे हम लोग एल दे सकते हैं, एल बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताया जा रहा है। यहाँ आपको लेंथ और टाइम में रिलेशन बताया जा रहा है, किस टाइम में कितना लेंथ होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तीन फार्मूला था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो किस इसका आयाम क्या हो जाएगा, लेंथ। लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई। तो ये आपका बी ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा तीन इक्वेशन, एल बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ पे क्या है, ए है आपका एक्सेलरेशन, यहाँ जो हर जगह यू यू देख रहे हैं ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और भी क्या हो जाता है आपको, फाइनल वेलोसिटी। भी आपको हो गया फाइनल वेलोसिटी, यू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, एस क्या हो गया, ये डिस्टेंस है, या एल भी है, एल एस और एल को हम एक ही चीज़ से डिनोट करते हैं, दोनों डिस्टेंस में आ जाता है। टी क्या है आपको, टेम्परेचर। टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, सॉरी टी टाइम है, वेरी सॉरी, टाइम है। ओके, तो यू टी प्लस हाफ ए टी का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का आयाम क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता आ गया, आर्द्रता, जैसे ही आर्द्रता आया हाइग्रो के पास पहुंचिए, आर्द्रता हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापेंगे, हाइड्रोमीटर। सापेक्ष घनत्व किससे मापेंगे, हाइड्रोमीटर से। लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाए। पोटेंशियोमीटर, विभवांतर, विभवांतर जब कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, ठीक है, और यहाँ पे इसका V1 विभव है, यहाँ V2, इसके बीच का अगर विभव आपको निकालना हो तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट इसके पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ सापेक्षिक आर्द्रता कहाँ पे आ जाइएगा, हाइग्रोमीटर पे आ जाइएगा। ओके, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वर्ष से आयु पे नहीं जाइएगा, वर्ष से टाइम पे भी नहीं जाइएगा, ठीक है, और प्रकाश से तीव्रता पे भी नहीं जाइएगा। प्रकाश वर्ष कहते हैं एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी किसकी यूनिट है, प्रकाश वर्ष, दूरी की यूनिट है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46, एकदम याद रखिएगा, 10⁻15 15 मीटर। क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो अब याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। इसलिए इकाई है दूरी के, क्योंकि एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? अब देखिए, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है ये किसी पदार्थ के घनत्व, ठीक है, किसी पदार्थ के घनत्व, कोई पदार्थ है उसका घनत्व, और मतलब एक स्टैंडर्ड कोई भी लिक्विड ले लीजिए, जैसे पानी का ही घनत्व, पानी का घनत्व, और कोई ए सब्सटेंस है उसका घनत्व, इसी का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। किसी भी ए सब्सटेंस है उसका घनत्व और पानी का घनत्व। पानी की जगह कोई स्टैंडर्ड लिक्विड ले सकते हैं जिसका कि घनत्व हमको पता है पहले से ही,
तो इसको हम लोग विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। तो विशिष्ट गुरुत्व नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हाइड्रोमीटर। और हम लोग इससे पहले भी क्या देखे थे? सापेक्ष घनत्व। ये भी तो घनत्व और घनत्व है ना, रिलेटिव। सापेक्ष का क्या मतलब? रिलेटिव। पानी के रिस्पेक्ट में उस सब्सटेंस का क्या घनत्व है, वही हाइड्रोमीटर से नापते थे। यहाँ विशिष्ट गुरुत्व पूछ रहा है तो वो भी वही चीज़, सेम ही चीज़ है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यांकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संख्यांकी तो हम लोग पढ़ते भी हैं, आंकड़ों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? आंकड़ों का अध्ययन होता है, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। किसका होता है? 10⁻। सोचिए कितना छोटा चीज़ है। ठीक है, 10⁻10 मीटर का। देखिए ऊर्जा तो हो ही नहीं सकता है, ऊर्जा का तो ज़्यादा बड़ा यूनिट होता है। ठीक है। और आवृत्ति, आवृत्ति क्या हो गया आपका? फ्रीक्वेंसी हो गया, ये इसका पर सेकेंड हो जाता है। वेलोसिटी है इस, ये तो मीटर पर सेकेंड टाइप का चीज़ हो जाएगा, वेग। तो यहाँ पे किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है। किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। और तरंग दैर्घ्य का क्या मतलब हुआ कि कोई भी वेव जो है वो कैसे चलती है? एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे जाती है। ठीक है। अब फिर उसके बाद अपने आप को रिपीट करती है। इस तरह से तरंग दैर्घ्य चलती है। तो इसमें तरंग मतलब इस तरह से वेव चलती है। तो अगर आपको कहे कि तरंग दैर्घ्य बताइए कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से जब चलना शुरू करता है, ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्शन दे दिए, और जब अपने आप को रिपीट करेगा सेम इसी डायरेक्शन में चलेगा। देखिए अगर यहाँ पे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जाते हैं तो फिर यहाँ जाने लगा। देखिए ये और ये सेम है। तो इसी के बीच का जो दूरी होता है, जहाँ से अपने आप को रिपीट करना शुरू करे, उसी के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो वेव आपको पता चल गया, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। और ये एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की। आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को नापा जाता है आपको हर्ज में। किस में नापा जाता है? हर्ज में। और हर्ज जो होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t टाइम पीरियड के बराबर होता है। ये भी याद रखना है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है। किसके होता है? 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है। और इसलिए टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट हो सकता है पर सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। सेकेंड पे एक माइनस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टीन फिर से आ गए। वहाँ पे आइंस्टाइन देखे थे, भौतिक शास्त्री थे, और एक उनका फार्मूला क्या था? E बराबर mc² था। क्या था? E बराबर mc² था। और इसके बाद हम लोग अब ये पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज इसके लिए नहीं मिला था। नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? इनको मिला था प्रकाश का विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। क्या मिला था? प्रकाश का विद्युत प्रभाव के लिए। क्या था प्रकाश का विद्युत प्रभाव? सोचिए कि एक कोई भी आप मेटल का प्लेट ले लेते हैं, ठीक, कोई भी प्लेट ले लेते हैं मेटल का, उस पर आप सन यहाँ पे है, सन से क्या हो रहा है कि लाइट आ रहा है। ठीक है, सन से लाइट तो ये क्या होगा? एक एनर्जी होगा। सन से क्या क्या होता है कि कोई भी रेडिएशन में क्या होता है? एनर्जी होता है। ये सारा लाइट आया सन से, आया, इस मेटल को क्या किया? गर्म करना शुरू किया। जब ये गर्म हो गया तो एनर्जी आया किससे? सनलाइट से, और इस मेटल को क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करने में जो एनर्जी हुआ इसको वर्क फंक्शन कहेंगे। और जब ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन भागेगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा भागेगा, भागने में उसके पास एक ऊर्जा होगा। वो ऊर्जा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसी सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को मिला था। तो आप ये फार्मूला भी याद रखिएगा, E बराबर वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv² होता है। और E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है h न्यू। ये याद रखिएगा। या फिर ये याद रख सकते हैं E बराबर hc/λ। न्यू क्या है यहाँ पे?
फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, और सी हो गया प्रकाश का लाइट का स्पीड हो गया, और ये लैम्डा तब तरंग दैर्घ्य थोड़ा देर पहले देखे हैं। तो ये कुछ कुछ फार्मूला आप याद रखिएगा, ताकि क्या है ना कि बिहार एसएससी वगैरह एग्जाम में सीजीएल वगैरह में ये पूछा जाता है, फार्मूला ही डायरेक्ट पूछा जाता है, ई बराबर एच न्यू या बराबर ई बराबर एस सी बटा लेमडा। क्या याद रखिएगा, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एस सी बटा लेमडा। ओके। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती? आर्द्रता आ गया, क्या आ गया आर्द्रता, और आर्द्रता आता है तो हम हाइग्रो खोजते, क्या खोजते हैं हाइग्रोमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा आपको हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या हो गया, हम लोग देख चुके हैं, विशिष्ट गुरुत्व भी हाइड्रोमीटर ही नापता है, और सापेक्ष घनत्व को भी हाइड्रोमीटर ही नापता है। पायरोमीटर जान ही रहे हैं, लेक्टोमीटर दूध को, पायरोमीटर अत्यधिक ताप को, इसको पायरोमीटर के क्या कहा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी। क्या कहते हैं हम लोग पायरोमीटर को, पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी। एक फार्मूला हम बताए थे आपको, पूर्ण विकिरण तापमापी जो है वो किस सिद्धांत पे क्या कार्य करता है, स्टीफन्स लॉ के। स्टीफन्स लॉ है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4। क्या होगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 4। और वहाँ पे ई बराबर हम बताए थे, ई बराबर एच न्यू, ये न्यू के जगह पे हम लोग क्या आ सकते हैं एच सी बटा लेमडा। तो ई बराबर ये भी फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। धीरे धीरे इसी तरह से फार्मूला हम आपको याद कराते जाएंगे और आपको आसान बना देंगे। ओके। दाब की इकाई क्या है, क्या है दाब की इकाई पूछा जा रहा है। दाब, दाब बराबर क्या होता है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बट्टा एरिया के, क्या होता है फोर्स बट्टा एरिया के। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, क्या हो गया न्यूटन भाई साहब है, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो लग तो रहा है कि न्यूटन, मीटर क्या है नीचे है, तो प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं हम लोग प्रेशर कहते हैं। ओके। पारसेक किसकी इकाई है, एक इससे पहले आप देखे थे ना प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या था, सूर्य की किरण को एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या था, एक लाइट ईयर जो बराबर क्या था आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इससे भी बड़ा अगर खगोलीय दूरी आपको नापना है, खगोलीय दूरी नापना है, तो आप किस में हम लोग नापते हैं पारसेक में। किस में नापते हैं पारसेक में। ऑप्शन है कहीं पर, हाँ पारसेक खगोलीय दूरी ये हो गया। अब पारसेक बराबर क्या होता है, ये होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर, उससे भी बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, 3 इंटू 10⁻16 मीटर। एक अगर लाइट ईयर के रूप में अगर कह दे आपको कि पारसेक को लाइट ईयर के रूप में आप हमको बता दीजिए, तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर होता है आपको 3.26 लाइट ईयर, लाइट ईयर के बराबर होता है। याद रखिएगा, क्या सब याद रखिएगा, लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर, पारसेक 3 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर पारसेक और लाइट ईयर को अगर आपको रिलेशन बताने का दे 3.26, क्या याद रखना है 3.26 लाइट ईयर्स। सिंपल सा बात है कि पारसेक क्या है बड़ा है, तो इसमें लाइट ईयर में क्या करना पड़ेगा, लाइट ईयर में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से 3.26 से। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि, दो तरह की राशि होती है, एक सदिश होती है एक अदिश राशि। का खासियत क्या है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है केवल मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और वही अगर वेक्टर होता तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता और डायरेक्शन भी होता, मतलब मात्रा और दिशा दोनों चीज़ होता है, परिणाम और दिशा दोनों चीज़ अगर रहेगा तो सदिश राशि कहेंगे, और सिर्फ परिमाण होगा तो उसको अदिश राशि कहेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी अदिश राशि, आवेग, वेग जिसमें रहे, एकदम आँख मूंद के समझ लीजिए कि वो सदिश है,
तो आवेग, तो ये हो गया सदिश राशि, खत्म कहानी। त्वरण, त्वरण भी क्या है, सदिश राशि है, वो आ गया सदिश राशि है, ये भी नहीं होगा। बल, बल जो है आपको फोर्स, फोर्स जो है वो क्या है, सदिश राशि। लेकिन वही कार्य के पास जाइएगा तो कार्य कभी भी सदिश राशि नहीं है, क्योंकि W बराबर होता है, क्या होता है W बराबर, कार्य बराबर F डॉट एस कॉस थीटा। क्या होता है, F डॉट एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा अगर रहे तो उसको क्या मान के चलिएगा, अदिश राशि। क्या मान के चलेंगे, अदिश राशि। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी राशि अदिश है, तो कार्य क्या है आपका, अदिश राशि। वेग वाला तो ऐसे ही सदिश हो जाता है, त्वरण आपको सदिश हो जाता है, बल भी आपको क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग हो, अब सोच लिए वेक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर सदिश राशि, ठीक है, वेक्टर। अब वेक्टर में दो चीज़ होगा, क्या सब होगा, एक होगा मात्रा मतलब मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ठीक है, ये दो चीज़ होता है वेक्टर में। अब कह रहा है दो वेक्टर जिनका मान अलग हो, मतलब अब ये डायरेक्शन, अब मान अलग बता रहा था, कहने का मतलब एक हो जाएगा, दो मान कोई ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है उनकी दिशा अलग होगी, ठीक है, दो वेक्टर जिसका मान अलग हो उसकी दिशा अलग है, कोई ज़रूरत नहीं डायरेक्शन, हम दोनों वेक्टर ए वेक्टर, जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका मात्रा 10 है, इसका मात्रा 20 है, परिमाण जो है 20 है। अब ए का डायरेक्शन ऐसे आप दे सकते हैं, बी का डायरेक्शन ऐसे, दोनों का एक ही डायरेक्शन दे सकते हैं, या फिर ए का डायरेक्शन आप ऐसे दे सकते हैं और बी का डायरेक्शन ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप दे सकते हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि उनकी दिशा अलग होगी, बिल्कुल गलत, रॉन्ग। उनका परिणामी शून्य होगा, 20+10 को जोड़ेंगे कभी शून्य होगा, कभी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि घटाएंगे भी तो भी माइनस में आंसर जाएगा, जोड़ देंगे तो भी कभी शून्य होगा, तो बिल्कुल गलत है, शून्य हो ही नहीं सकता। 20+10 या तो 30 होगा, या फिर अगर हम लोग घटा देंगे तो -10 होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, कभी जीरो तो नहीं जाएगा। इनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, या तो 30 होगा, जोड़ देंगे 30 होगा, और घटा देंगे तो -10 होगा, जीरो तो नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है। पार्सेक तो देखे किसका था, खगोलीय दूरी के लिए, और खगोलीय दूरी का क्या था वैल्यू, इसको 3 × 10⁻16 मीटर, और एक पार्सेक बराबर जो था, एक पार्सेक बराबर क्या हुआ था, 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर, याद रखिएगा कि पूछा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्सेक निम्न से किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए किस पे आ गए हम लोग, अदिश राशि पे। तो अदिश राशि में क्या सब होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मात्रा होगा, परिमात्रा या परिमाण कहते हैं, डायरेक्शन इसमें नहीं होगा। तो अदिश राशि किसी भी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है, क्या कह रहा है, किसी भी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है। हम लोग एक जानते हैं इन इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसमें क्या होता है ना कि एक बड़ा वाला बॉल लेते हैं, एक छोटा वाला बॉल लेते हैं, ठीक है, इसको v वेलोसिटी से फेंकते हैं, v1 वेलोसिटी से, इसको v2 वेलोसिटी से। तो क्या होता है, अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा कर दे तो ये इससे जाके टकरा जाएगी, आगे जाके क्या होगी, टकराएगी, टकराने के बाद बड़ा वाला छोटा वाला के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, और चिपक के दोनों एक अलग वेलोसिटी vx से आगे बढ़ने लगता है। इस केस में कभी भी आपको काइनेटिक एनर्जी जो होता है 12mv², ये काइनेटिक एनर्जी 12mv², ये सब हर जगह नियत नहीं रहता है, सुरक्षित नहीं रहता है, ये इसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टकराया, टकराने में आवाज़ तो सुने ही होंगे ना, ये दोनों बॉल जब चल रहा था, इसका वेलोसिटी हम ज़्यादा कर दिए तो ये तेज़ी से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तो तेज़ी से इसके पास पहुँच जाएगा, टकरा जाएगा तो आवाज़ हो गया, आवाज़ हो गया तो जो एनर्जी लेके चल रहा था वो एनर्जी क्या आवाज़ के रूप में बाहर चला गया। तो इसलिए जो बाद में जो ये जा रहा है बिल वेलोसिटी, इसका अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो पहले का काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम का था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है
कि अदिश राशि किसी भी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है, बिल्कुल गलत है। हम लोग क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये सुरक्षित नहीं होता है। ये हम लोग देख भी चुके हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती, बिल्कुल गलत है। कैसे है, देखिए आप सुने होंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ताप क्या है, अदिश राशि है, और ये माइनस में तो देख भी रहे हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अदिश राशि बीमा ही नहीं होती है, अदिश राशि बीमा कभी नहीं, अदिश राशि का बीमा होता है। जैसे सिंपल सा बात देखिए, ये टेम्परेचर ही तो निकाले, इसका क्या होता है, सेंटीग्रेड है ना, इसका में क्या कहते हैं, अगर आप बल का ही निकालते हैं, बल कहते हैं वर्क है ना, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि इसका क्या होता है, बीमा होता है ना, ml² T−2, तो होता ही है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अदिश राशि बीमा ही नहीं, अदिश राशि का बीमा होता है, ये भी गलत हो गया। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पे आश्रित, अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास का मतलब होता है झुकाव। क्या होता है अभिविन्यास का मतलब, झुकाव। सोचिए कि एक एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे हम लोग दो लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अलग अलग एंगल पर। मान लीजिए सोचिए कि ये 30 डिग्री एंगल पर हम लोग 5 सेंटीमीटर का कोई लाइन ले लिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 60 डिग्री पर फिर एक 5 सेंटीमीटर का, 5 ही सेंटीमीटर का एक लाइन लेते हैं। दोनों का क्या है अभिविन्यास का मतलब झुकाव, एक 30 डिग्री पे है झुकाव, एक क्या है 60 डिग्री पे झुकाव है। अदिश राशि का मान अक्षों के अभिविन्यास पे आश्रित नहीं होता। तो क्या आप तो जान रहे हैं अदिश राशि के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अभी भी ये 5 सेंटीमीटर है, चाहे वो 30 डिग्री पे था, और इसी को हम लोग क्या लेके चले गए, अगर 60 डिग्री पे ले गए तो भी क्या है, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस पे ये इसके झुकाव पे, अभिविन्यास पे आश्रित नहीं होता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 है, वो आप उसको 30 डिग्री पर रखिए, 40 डिग्री पर रखिए, 45 डिग्री पर रखिए, 50 डिग्री पर रखिए, वो हमेशा फिक्स रहता है, मतलब आश्रित नहीं होता है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। देखिए स्पिनिंग जेनी जो था, पहले क्या हाथ से सूत काटा जाता था, मतलब कॉटन फाइबर जो होता है उससे धागा निकाला जाता है ना, तो कपड़ा वगैरह बनाने के लिए। तो बाद में एक मशीन बनाया गया स्पिनिंग जेनी, ठीक है, इससे बहुत तेज़ी से कॉटन फाइबर से क्या हुआ, धागा बनना शुरू हो गया, और उसी में वाटर फ्रेम को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। मतलब ये अगर मशीन है, इस पर पानी गिरा रहे हैं, तो ये इस पानी के हिसाब से क्या करना है, रोटेट करने लगा, और धागा इधर से मान लीजिए कि निकलने लगा, धागा कटने लगा। तो इसी दोनों के मिक्स अगर कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, स्पिनिंग म्यूल कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्पिनिंग म्यूल कहते हैं। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है, किन दो भौतिक राशि क्या है, मात्रक समान होता है। देखिए अगर सीधे हम लोग आंसर इसका अगर कोशिश करें खोजने का, तो देखिए बल और ऊर्जा, ठीक है, बल और ऊर्जा, बल के लिए क्या होता है F, ठीक है, और ऊर्जा जो होता है वर्क के बराबर होता है, ठीक है, तो F×S, ठीक है। कभी भी सेम नहीं हो सकता है, क्या कि इसमें F है और इसमें F के साथ S नहीं होगा। बल क्या हो जाता है, बल हो जाता है, सॉरी, F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या है एक्सेलरेशन, यहाँ M क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए कभी भी मात्रक समान नहीं होगा। वेग और चाल, ठीक है, वेग क्या हो गया वेलोसिटी, और चाल क्या हो जाता है स्पीड, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अगर वही चाल का बात करें तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो ये जो होता है इसके लिए भी मीटर लिखते हैं हम लोग, इस समय के लिए सेकेंड लिखते हैं। यहाँ पर भी इसके लिए क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, सेकेंड लेंगे, मतलब ये दोनों का समान है, तो ये आंसर हो जाएगा। वेग है और दूरी है, तो वेग क्या हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और दूरी तो दूरी है, डिस्टेंस है, तो यहाँ एल तो सेम है, लेकिन टी क्या है यहाँ एक्स्ट्रा है, इसलिए नहीं हो जाएगा, ठीक है। भार का एसआई मात्रा, किसका पूछ रहा है, भार का एसआई मात्रा। एक्चुअली में जो बल होता है, बल जो हम लोग पढ़ते हैं,
यही बल अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन हम लोग देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन अगर देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी से हम लोग डिनोट करते हैं ना, 9.8 जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी तरह से होता है। तो ये जो होता है इसके अधीन अगर किसी का बल हम देखें, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, भार कहते हैं। तो इसका भी मात्रक क्या होता है, बल के बराबर मतलब न्यूटन ही होता है। क्या होता है, न्यूटन ही होता है। ओके, बल का बीमीय समीकरण, बल का क्या पूछा जा रहा है, बीमीय समीकरण। तो F बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम। इसी वेलोसिटी के जगह पे इस वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ये वाला टाइम हम लोग यहाँ से ले आते टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L। ये दोनों टाइम को ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले क्या होगा, LT इनवर्स 2। ठीक है, एक्सेलरेशन का आपको पता चल गया। तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाता है, मास के लिए हम लोग m लिखते हैं बीमा, और ये एक्सेलरेशन के लिए ये वाला उठा के लाएंगे LT इनवर्स 2, और इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे। तो क्या हो जाएगा, m l t इनवर्स 2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपको, m l t इनवर्स 2। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, पूरा तरह से देख चुके हैं। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, दूरी की कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पार्सेक का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻16 मीटर। और एक पार्सेक बराबर क्या हो जाएगा, 3.26 लाइट ईयर, याद रखिएगा। विद्युतीय शक्ति का मात्रक क्या है, हम लोग ऊर्जा का क्या पढ़े थे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये शक्ति का जब बात आ जाएगा, किसका बात आ जाएगा, शक्ति का, तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति, पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टाइम हो गया, दर जो होता है वो टाइम के रूप में डिनोट किया जाता है। कार्य करने की दर को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाता है, ये मात्रक है आपको वाट, किस में नापते हैं हम लोग, वाट में, शक्ति को वाट में नापते हैं। इस तरह से आपका ये यूनिट एंड डायमेंशन बीमा का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट डे हम लोग जब भी अगला वीडियो आएगा तो उस समय हम लोग अगला चैप्टर को देखेंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बिहार में जो एग्ज़ाम होता है, जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, बिहार इंटरमीडिएट लेवल हो गया, या फिर बिहार एसआई हो गया, इस सारा एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ संकलन किए हुए थे, उसी को आपको एक्सप्लेन किए थे। इसको आप एक दो बार देख के अगर प्रयास कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन ये सही जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है वो दोबारा फिर से रिपीट किया जाता है किसी अन्य एग्ज़ाम में। तो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ पाए। धन्यवाद।